दिल्ली शराब घोटाले से जुड़ी बड़ी खबर है ये। अरविंद केजरीवाल की जमानत पर आज फैसला आएगा। आज केजरीवाल पर फैसला सुनाएगा सुप्रीम कोर्ट। सीबीआई वाले केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आज आना है। अरविंद केजरीवाल ने सीबीआई की गिरफ्तारी को चुनौती दी थी सुप्रीम कोर्ट में। इस पर सुनवाई पूरी हुई, ऑर्डर रिजर्व है और ये आदेश सुप्रीम कोर्ट का सुबह 10:30 बजे आज आएगा। तो बड़ी खबर, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी? क्या सीबीआई जो गिरफ्तार किया है अरविंद केजरीवाल को, उसको सुप्रीम कोर्ट सही पाएगा या गलत पाएगा? ये स्पष्ट हो जाएगा सुबह 10:30 बजे। बड़ी खबर। एक और बड़ी अपडेट दिल्ली से ही, ग्रेटर कैलाश इलाके में फायरिंग की खबर है। जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। नादिर शाह नाम के शख्स की मौत की खबर है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है रोहित गोदारा और दिल्ली पुलिस इस फायरिंग के मामले की जांच में जुटी हुई है। बड़ी खबर, नादिर शाह नाम के शख्स की मौत की खबर है। इस फायरिंग में, ये जो फायरिंग हुई है इसकी जिम्मेदारी ली है लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़े रोहित गोदारा ने। दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है। बड़ी खबर, सनसनीखेज खबर। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में फायरिंग, जिम के बाहर ताबड़तोड़ फायरिंग। रोहित गोदारा ने इस हमले की जिम्मेदारी, लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ा है ये व्यक्ति, ये गैंगस्टर। इस ताबड़तोड़ फायरिंग में नादिर शाह नाम के व्यक्ति की मौत की खबर है। और इस बड़ी अपडेट से जुड़ा एक और अपडेट हम आपको देते हैं। दिल्ली के ग्रेटर कैलाश इलाके में फायरिंग है। गैंगस्टर रोहित गोदारा ने पोस्ट किया है और इस हमले की जिम्मेदारी ली है। करीब 6 से 7 राउंड गोलियां चली हैं। अफगान मूल के नादिर शाह की हत्या हुई है इस फायरिंग में। बड़ी खबर, पोस्ट करके बाकायदा सोशल मीडिया पर, यह देखिए पोस्ट को, रोहित गोदारा नाम के गैंगस्टर ने इस फायरिंग की, इस हमले की जिम्मेदारी ली है। ग्रेटर कैलाश इलाके में जिम के बाहर ताबड़तोड़ जो फायरिंग हुई, उसको इस पोस्ट के जरिए जो आपकी स्क्रीन पर है, जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा ने। लॉरेंस बिश्नोई गैंग से इसका कनेक्शन बताया जा रहा है इस गैंगस्टर का। 6 से 7 राउंड गोलियां चली हैं। नादिर शाह नाम के व्यक्ति की मौत हुई है इसमें। अफगान मूल का है यह व्यक्ति जिसकी हत्या की गई है और इस हमले की जिम्मेदारी ली है रोहित गोदारा ने। के ई ब्लॉक में फायरिंग हुई है। एक नादिर शाह नाम का व्यक्ति है जिसको कुछ गोलियां लगी हैं, उसको यहाँ से मैक्स आउट ले आया गया। ये नादिर शाह यहाँ पे जिम चलाता है पार्टनरशिप में। इसके आगे बाकी तफ्तीश कर रहे हैं। 7 राउंड गोली चली हैं, मुझे मालूम चला है, और अभी उसकी कंडीशन क्रिटिकल। चलिए इस बड़ी अपडेट के बाद आगे बढ़ते हैं। हरियाणा की बात करते हैं। वहां पर एक नए गठबंधन ने चुनावी तपिश बढ़ा दी है और ये अलायंस INLD और हरियाणा लोकहित पार्टी का है। इसका सबसे ज्यादा असर सिरसा इलाके में दिख सकता है और इसकी वजह से बीजेपी और कांग्रेस दोनों की टेंशन बढ़ सकती है। राज्य में INLD ने BSP से पहले ही गठबंधन कर रखा है। हरियाणा की सियासत में एक नए गठबंधन ने दस्तक दी है। ये गठबंधन है इंडियन नेशनल लोकदल और हरियाणा लोकहित पार्टी का। INLD के साथ BSP पहले से अलायंस में है। अब इस नई साझेदारी ने राज्य में चुनावी माहौल को गरमा दिया है। इंडियन नेशनल लोकदल के विधायक अभय सिंह चौटाला सिरसा पहुंचे। यहां तारा बाबा कुटिया में तारा बाबा का पहले आशीर्वाद लिया और इसके बाद हरियाणा लोकहित पार्टी के अध्यक्ष गोपाल कांडा से मुलाकात की और फिर हो गया गठबंधन का ऐलान। अब हम सबको मिलकर के सत्ता से बाहर करेंगे और कांग्रेस के जो दबाव सत्ता में आएगा उनको सत्ता से दूर करेंगे। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी, हरियाणा लोकहित पार्टी और बहुजन समाज पार्टी मिलकर के हर हालत में प्रदेश की सत्ता की तरफ बढ़ रहे हैं। तीनों मिलकर 111 111 है। अभय सिंह जी ने जब बोल दिया कि हम तीनों मिलकर इस सरकार की तरफ बढ़ रहे हैं, इस बात में कोई दो राय नहीं होगी। अब ये गठबंधन सिरसा, रानिया और एलनाबाद सीट पर बीजेपी और कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ा सकता है। हरियाणा लोकहित पार्टी का पंजाबी और वैश्य समुदाय के बीच असर है तो इंडियन नेशनल लोकदल जाट वोट बैंक की सियासत करता है। वहीं BSP के साथ आने से दलित वोट भी जुड़ने की उम्मीद है।
हरियाणा लोकहित पार्टी के गोपाल कांडा बीजेपी सरकार को लगातार समर्थन देते आए थे, लेकिन सीट बंटवारे पर बात नहीं बनने के बाद इंडियन नेशनल लोक दल के साथ चले गए। हरियाणा में बीजेपी के राम रो पड़े। हरियाणा में कांग्रेस ने 89 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे और उम्मीदवारों की इस लिस्ट ने उन नेताओं का सपना तोड़ दिया जो मुख्यमंत्री बनने के ख्वाब पाले हुए थे। लिस्ट ये बता रही है कि कांग्रेस के हीरो हुड्डा ही है। कांग्रेस ने भिवानी सीट सीपीएम को दी। 76 साल के भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कांग्रेस में अपना लोहा एक बार फिर मनवा लिया है। हरियाणा में कांग्रेस ने अपने सभी उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया और इन उम्मीदवारों में सबसे ज्यादा हुड्डा के ही समर्थक हैं। कांग्रेस की लिस्ट ने सीएम की कुर्सी का ख्वाब देखने वाली सांसद कुमारी सैलजा और सांसद रणदीप सुरजेवाला को जोर का झटका दिया। सुरजेवाला ने कैथल में अपने नाम के पोस्टर भी लगवाए थे, लेकिन टिकट उनको नहीं, बेटे आदित्य सुरजेवाला को मिला है। रणदीप सुरजेवाला ने बुधवार को टिकट के लिए आखिरी जोर लगाया और अपने परिवार से कांग्रेस के रिश्तों का जिक्र कैथल के मंच से किया। हमारा घर कांग्रेस पार्टी को दे दिया। कांग्रेस पार्टी के पास खाता भी नहीं था उन दिनों। ये बात बहुत कम लोग पंडित जी जानते। फिर वो दफ्तर कांग्रेस का हमारे घर से चलता। भूपेंद्र हुड्डा ने टिकट बंटवारे में बाजी मारी। सैलजा और सुरजेवाला को उम्मीदवार नहीं बनने दिया। आपसे गठबंधन नहीं चाहते थे, नहीं होने दिया। सांसद सैलजा तो कई बार सीएम बनने और चुनाव लड़ने की इच्छा जता चुकी थी। मैंने केवल इच्छा जाहिर की थी। फैसला जब हाईकमान करेगा तभी आगे कार्रवाई होगी, दिस वे और दैट वे। सैलजा खुद तो विधानसभा लड़ना चाह ही रही थी, अपने परिवार और समर्थकों के लिए भी टिकट चाह रही थी। सूत्रों की माने तो उकलाना सीट से सैलजा अपने भतीजे हर्ष को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन इस सीट पर कांग्रेस ने हुड्डा के समर्थक नरेश सेलवाल को उतारा है। वहीं नारनौंद से सैलजा अपने करीबी अजय चौधरी की फील्डिंग कर रही थी, लेकिन यहाँ भी उन्हें निराशा ही हाथ लगी। इसी तरह पानीपत में भी पार्टी के प्रभारी दीपक बावरिया की पसंद पर हुड्डा भारी पड़े। हुड्डा ने एक एक करके अपने कील कांटे टिकट बंटवारे में ही दुरुस्त कर लिए हैं। हुड्डा विरोधी कैंप को महज आधा दर्जन से भी कम टिकट में संतोष करना पड़ा। इसीलिए कहा जा रहा कि हरियाणा कांग्रेस में हीरो 76 साल के हुड्डा ही हैं। ये तो थी कांग्रेस की बात, और जैसा कि हम आपको बता रहे थे, हरियाणा में बीजेपी के राम रो पड़े। राम मतलब रामविलास शर्मा, पार्टी के वो दिग्गज नेता जिन्हें राज्य की सियासत में भगवा खेमे का भीष्म पितामह तक कहा जाता है। लेकिन बीजेपी ने रामविलास शर्मा को महेंद्रगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया, जबकि इस सीट से टिकट के ऐलान से पहले रामविलास पर्चा भर चुके थे। अब उन्होंने पार्टी के फैसले को मानने की बात कही है, लेकिन ये कहते हुए उनकी आंखों से आंसू निकल आए और ये आंसू सियासत का तापमान बढ़ा गए। आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैंने जिस झंडे के लिए जान दे दी है, मुझे अंत में उसी झंडे के साथ रहने दीजिए। सरे कसाई को आंसुओं में लिपटी ये अपील सबको भावुक कर गई। कि ये आंसू जो है, मेरे को आप कमजोर करना चाहते हैं क्या? ये हरियाणा के दिग्गज बीजेपी नेता हैं। प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष रहे, राज्य के शिक्षा मंत्री रहे। 5 दशकों से ज्यादा का सियासी करियर सिर्फ एक विचारधारा के नाम रहा, और वो है संघ परिवार और बीजेपी की विचारधारा। लेकिन इस बार पार्टी ने महेंद्रगढ़ सीट से टिकट नहीं दिया तो दिल की भावना आंसुओं के जरिए बाहर निकल आई। लेकिन इन आंसुओं का मकसद बगावत नहीं, कार्यकर्ताओं के क्रोध को शांत करना था। आपको मेरे ईमान की कसम, मेरे जयराम भगवान की कसम, आप यदि मेरे को कमजोर कर देंगे तो मैं आपा तो एक छोटे से किसान के बेटे संगठन के कारण मेरी हाथ जोड़ करके ये मेरी फौज है। महेंद्रगढ़ बीजेपी की छावनी इसलिए कहलाती है, भारतीय जनता पार्टी के लिए आपने खून दिया, और मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है कि पार्टी के इस निर्णय को हम स्वीकार करते हैं।
रामविलास शर्मा ने खुद से ऊपर पार्टी को रखा, फैसला कबूल कर लिया, वो भी तब जबकि पार्टी की तरफ से महेंद्रगढ़ सीट से प्रत्याशी के ऐलान से पहले ही वो पर्चा भी दाखिल कर चुके थे। वो भी तब जबकि केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह से लेकर भिवानी महेंद्रगढ़ से बीजेपी के सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह जैसे नेता रामविलास शर्मा के साथ खड़े थे। इधर कांग्रेस ने इसे मुद्दा बनाकर बीजेपी पर तीखा तंज कर डाला। ये वफादार कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनको नजरअंदाज कर दिया जा रहा है। बाहर से लोगों को ला ला के उनको टिकट दे दी जा रही है। तो भारतीय जनता पार्टी अब अपने समापन की ओर है। बीजेपी ने महेंद्रगढ़ सीट से इस बार कंवर सिंह यादव को टिकट दिया है। अब देखना यह है कि रामविलास शर्मा की जगह उन पर लगाया गया दांव कितना असरदार साबित होता है। इस रिपोर्ट के बाद अब आगे बढ़ेंगे एक बड़ी खबर के साथ। रूस के दौरे पर एनएसए अजीत डोभाल हैं और सेंट पीटर्सबर्ग में उन्होंने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात की है। पुतिन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया है। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री को न्योता दिया गया है। 22 अक्टूबर को ब्रिक्स समिट, मोदी पुतिन की द्विपक्षीय मुलाकात होगी इस समिट की साइडलाइंस में। ब्रिक्स समिट के लिए प्रधानमंत्री मोदी को न्योता दिया गया है रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के द्वारा। उस मुलाकात में जो मुलाकात उनकी हुई एनएसए अजीत डोभाल के साथ। रूस के दौरे पर हैं इस वक्त भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल। एक और बड़ी अपडेट, सेंट पीटर्सबर्ग में भारत चीन की बैठक हुई है। दोनों देशों के एनएसएस ने बैठक की है। अजीत डोभाल ने चीन से दो टूक कहा है। एलएसी का चीन सम्मान करे, सीमा पर चीन शांति बहाल रखे, ये बात अजीत डोभाल द्वारा कही गई है चीन के एनएसए को। इन दोनों की बैठक हुई सेंट पीटर्सबर्ग में और इसी बैठक के दौरान अजीत डोभाल ने चीन से बात दो टूक कही कि एलएसी का यानी नियंत्रण रेखा का चीन सम्मान करे, सीमा पर चीन शांति बहाल रखे। मुलाकात की तस्वीर भी आप देख रहे हैं। रूस के सेंट पीटर्सबर्ग में ये समिट हुई, ये मुलाकात हुई दोनों देशों के एनएसएस की यानी कि भारत और चीन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की। एक और बड़ी खबर आपको देते हैं। 21 सितंबर को अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड समिट होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन क्वाड लीडर्स की मेजबानी करेंगे। 2025 में भारत क्वाड समिट की मेजबानी करेगा। लेकिन फिलहाल बड़ी अपडेट यह है कि क्वाड समिट जो है वो होने जा रही है और इसकी मेजबानी अमेरिका कर रहा है और जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति क्वाड लीडर्स की मेजबानी करेंगे। 21 सितंबर को अमेरिका के डेलावेयर में क्वाड समिट होगा। अगला जो क्वाड समिट 2025 में होगा उसकी मेजबानी भारत करेगा। आगे बढ़ते हैं एक और बड़ी अपडेट के साथ। कोलकाता में महिला डॉक्टर से रेप मर्डर के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं और डॉक्टर से बातचीत नहीं होने पर ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दिया है। ममता बनर्जी ने जनता से हाथ जोड़कर मांगी है माफी। माफी चाहती हूं कि डॉक्टर्स को ड्यूटी पर नहीं ला सकी, ये उनका कहना है। उन्होंने ये भी कहा कि मैं इस्तीफा देने को तैयार हूं, मैं सत्ता की भूखी नहीं हूं। ये तमाम बयानात ममता बनर्जी के हैं। বিচার চায় না, ওরা চায় চেয়ার। আমি মানুষের স্বার্থে এমনকি নিজে পদত্যাগ করতেও রাজি আছি। আমার মুখ্যমন্ত্রী পদ চাই না, কিন্তু আমি চাই মানুষ বিচার পাক। বাংলার মানুষের আবেগের কাছে আমি বলবো আমি ক্ষমা চাইছি আপনাদের কাছে। আপনারাও আশায় ছিলেন আজকে সমস্যাটা সমাধান হয়ে যাবে। इस बीच पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस ने एक बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा, मैं सीएम ममता के सामाजिक कार्यक्रम का बहिष्कार करूंगा। कोई भी सार्वजनिक मंच ममता बनर्जी के साथ साझा नहीं करूंगा। ये पश्चिम बंगाल के गवर्नर सीवी आनंद बोस का कहना है। घोषित कर दिया है उन्होंने कि वो मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच साझा नहीं करेंगे। जब तक बंगाल के लोगों को न्याय नहीं मिल जाता, जब तक दोषियों को गिरफ्तार करने के लिए कार्यवाही नहीं हो जाती, जब तक लोगों को यकीन नहीं हो जाता है कि न्याय हुआ है, मैं राज्यपाल तौर पर इंतजार नहीं कर सकता। इसलिए मैं संकल्प लेता हूं कि मैं मुख्यमंत्री का सामाजिक बहिष्करण करूंगा। सामाजिक बहिष्करण, सोशल बॉयकॉट ऑफ द चीफ मिनिस्टर। सामाजिक बहिष्करण का मतलब क्या है? मैं मुख्यमंत्री के साथ कोई सार्वजनिक मंच
साझा नहीं करूंगा। मैं किसी ऐसे सार्वजनिक कार्यक्रम में भाग नहीं लूंगा जिसमें मुख्यमंत्री शामिल हो। किसी गवर्नर के द्वारा ऐसी बात इससे पहले शायद ही आपने कभी सुनी हो। बहरहाल कोलकाता में डॉक्टर्स का प्रोटेस्ट जारी है। स्वास्थ्य भवन से उनके सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर्स और जूनियर डॉक्टर्स अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। इनकी हड़ताल का आज 33वां दिन है। बड़ी खबर, डॉक्टर से बातचीत नहीं हो पाई कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की। 33वां दिन उनकी हड़ताल का, उनके विरोध प्रदर्शन का। स्वास्थ्य भवन के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जूनियर डॉक्टर्स और अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। ये बड़ी खबर, उनकी जो हड़ताल चल रही है आज उसका 33वां दिन। इधर उत्तर प्रदेश में एनकाउंटर पर राजनीतिक महाभारत जारी है। एक तरफ अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सुल्तानपुर एनकाउंटर को फर्जी बताया, तो यूपी पुलिस ने बाकायदा कुछ वीडियो जारी कर अपने एक्शन को पूरी तरह सही करार दिया। सीएम योगी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि बिना फुटेज के अपराधी गलती कबूल नहीं करते। मठाधीश और माफिया में कोई ज्यादा फर्क नहीं होता। जो लोग अराजकता पैदा करना चाहते हैं, अव्यवस्था पैदा करना चाहते हैं, जो लोग माफियागिरी करना चाहते हैं, उनकी चूलों को हिलाने के लिए एक मॉडल है। जो हार्टलेस है उससे उम्मीद भी क्या करनी, जो हार्टलेस है उससे उम्मीद क्या करें हम लोग। इन लोगों के पास उसे समझने के लिए न समय न फुर्सत है, क्योंकि इनके अपने एजेंडे बांटना। उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के बीच जुबानी संग्राम का ये नया अध्याय है। सीएम योगी की जुबान पर कानून व्यवस्था का जिक्र है, तो अखिलेश यादव की जुबान पर न्याय है। मुख्यमंत्री का सब कुछ खत्म हो गया, वो गुस्से में घूम रहे हैं। अगर दिमाग होता तो चप्पल में एनकाउंटर नहीं करता। अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए समाज को बांटना ही इनका एकमात्र एजेंडा है, एकमात्र ध्येय है। इसके अलावा इनको कुछ भी नहीं दिखाई देता है। समाज को बांटना, अराजकता की भट्टी में झोंकना। जिसकी सोच नकारात्मक हो और जिसका दिल और दिमाग नकारात्मक हो, वो विनाश ही कर सकता है, विकास नहीं कर सकता। मुद्दा सुल्तानपुर एनकाउंटर का है, जिस पर बीजेपी और समाजवादी पार्टी के बीच वार पलटवार का तूफानी दौर चल रहा है। सोशल मीडिया पर शब्द बाण के लंबे सिलसिले के बाद गुरुवार को अखिलेश कैमरे पर आए। लखनऊ के पार्टी दफ्तर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और योगी सरकार पर एनकाउंटर के नाम पर चुन चुन कर पीडीए समाज के लोगों की हत्या का आरोप लगा डाला। अभी तक जितनी भी हत्याएं हुई हैं या एनकाउंटर हुए हैं, सबसे ज्यादा पीडीए परिवार के लोगों की हत्या की सरकार ने। हम लोग न्याय दिलाने के लिए सदन से लेकर के और संघर्ष के बीच में भी जाना पड़ेगा, तो समाजवादी लोग पीछे नहीं रह सकते। और भाजपा ने तो इतने एनकाउंटर किए, उत्तर प्रदेश को फर्जी एनकाउंटर की राजधानी बना दी इन्होंने। अखिलेश का आरोप है कि सुल्तानपुर में फर्जी एनकाउंटर के लिए जो कहानी गढ़ी गई, उसकी पोल खुल चुकी है। सोचिए आप, कैसी कहानी गढ़ी गई कि उसके पास नया बैग था और जब बैग खोला गया तो उसमें भी कपड़े नए मिले शोरूम से खरीदे हुए। और जो मोटरसाइकिल मिली, सुनने में आ रहा है कि जो मोटरसाइकिल जिसकी चोरी हुई थी, कई दिनों बाद एफआईआर लिखी गई। एनकाउंटर को फर्जी बताने वाली अखिलेश यादव की थ्योरी को यूपी पुलिस के डीजीपी प्रशांत कुमार ने पूरी तरह से खारिज कर दिया। हमने पॉइंट करके भी बता दिया कि कौन आदमी कौन सा अपराधी है। इसके बाद से किसी तरह की कोई शक शुबा की गुंजाइश नहीं है। हम कोर्ट में इस चीजों को प्रूव करेंगे। यूपी एसटीएफ का दावा है कि गिरोह के सदस्य सचिन और विपिन सिंह ने 13 अगस्त को भारत ज्वेलर्स नाम की ज्वेलरी दुकान की रेकी की थी। फिर 20 अगस्त को इसी गिरोह ने जौनपुर में बाइक चोरी की थी और सुल्तानपुर में 28 अगस्त को वारदात को अंजाम देने के बाद भागने के लिए बोलेरो गाड़ी का इस्तेमाल किया था। रायबरेली के एक पेट्रोल पंप के सीसीटीवी में बोलेरो में तेल भरवाता आरोपी त्रिभुवन कैमरे में कैद हुआ। इसके साथ ही यूपी एसटीएफ ने मंगेश की बहन और मां का बयान जारी किया, जो रात के समय का है। इसमें ये मंगेश के घर पर नहीं होने और पहले जेल में रहने की बात कहते दिख रहे हैं।
कै भाई है आपका? एक है। क्या नाम है? मंगेश। मंगेश यादव। कहाँ रहते हैं वो? मुंबई। मुंबई में हैं। कितने दिन से? 2 महीने। 2 महीने से घर नहीं आए? नहीं आए। उसके ऊपर तो मुकदमे हैं लूट उट के, तो अब कायदे से रहता है ना? हाँ सर, अब नहीं रहता, नहीं करता। खा कमा के हम सारे। कितने दिन से गए हैं बाहर? अरे होगी 2-3 महीने। 2-3 महीने से? हाँ। सीएम योगी ने 2 दिन पहले ही कहा था कि आरोप लगाने वाले तभी गलती कबूल करते हैं जब उन्हें फुटेज दिखाई जाती है। दिल्ली से लेकर यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में मौसम का माहौल बदला हुआ था। बादल पूरी ताकत के साथ बरस रहे हैं और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि देश की राजधानी दिल्ली से करीब 5000 किलोमीटर दूर आए एक तूफान की वजह से उत्तर भारत में मौसम का मिजाज बदल गया है। इस तूफान का नाम यागी है, जिसने वियतनाम और चीन में दस्तक दी थी। ये तूफान इतना खतरनाक था कि वियतनाम में 197 लोगों की मौत हो गई, जबकि 800 से ज्यादा लोग घायल हुए। और अब वियतनाम का यागी तूफान हिंदुस्तान में दस्तक दे चुका है। लेकिन ये दस्तक देश के लिए कितनी बड़ी चिंता है, ये आप इस रिपोर्ट में देखिए। यह यागी तूफान का ही असर है, जिसके बाद यूपी के झांसी से लेकर मध्य प्रदेश के दमोह तक बादल बेरहम होकर बरस रहे हैं। देश के कई राज्यों में 11 से 14 सितंबर के बीच तेज से बहुत तेज बारिश की चेतावनी जारी की गई है। दिल्ली, एनसीआर समेत हरियाणा से लेकर पश्चिमी यूपी और उत्तराखंड से लेकर मध्य प्रदेश और राजस्थान तक यागी तूफान का असर दिखाई देने लगा है। तस्वीरें राजस्थान के सवाई माधोपुर से आई हैं, जहां ट्रांसफार्मर से लेकर कॉलोनी की कॉलोनी तक डूब चुकी है। लोग घर की छतों पर मौजूद हैं और नीचे पानी की रफ्तार देखिए, जो नदी की तरह बह रही है। घर के बाहर का मंजर आपने देखा, अब जरा घर के भीतर की तस्वीर देखिए। राजस्थान के सवाई माधोपुर में हालात इतने खराब हो गए कि लोगों के घर से निकलने का हर रास्ता बंद हो गया और फिर बचाव के लिए जेसीबी मशीनें मौके पर पहुंची। देखिए कैसे बारी बारी जेसीबी मशीन में बिठाकर लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा था। पिछले 13 साल में सवाई माधोपुर ने कभी बारिश का ऐसा कहर नहीं देखा था। कोई मोहल्ला, कोई सड़क ऐसी नहीं थी जिस पर बारिश के बाद पानी का कब्जा नहीं था। लेकिन एक हफ्ते पहले वियतनाम और चीन में आए यागी तूफान का असर ऐसा है कि 3 घंटे की बारिश में सवाई माधोपुर सैलाब में डूबा नजर आने लगा। तीसरी और अब आगे बढ़ते हुए एक बड़ी खबर, अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग का नया आरोप सामने आया है। स्विस बैंक में अदानी के 2600 करोड़ फ्रीज हैं, ये कहना है हिंडनबर्ग का। अदानी ग्रुप ने इस पर रिस्पॉन्ड किया है। हिंडनबर्ग के सभी दावे झूठे हैं, हमारी मार्केट वैल्यू को गिराने की कोशिश है, ये कहना है अदानी ग्रुप का।
हिंडनबर्ग ने कहा है कि 2600 करोड़ रुपए स्विस बैंक में फ्रीज है अदानी ग्रुप के, और इसका जवाब दिया अदानी ग्रुप ने ये कहते हुए कि सारे दावे हिंडनबर्ग के झूठे हैं और हमारी मार्केट वैल्यू को गिराने के प्रयास किए जा रहे हैं। ये बड़ी खबर। अदानी ग्रुप ने कहा कि हिंडनबर्ग के तमाम दावे झूठे हैं, हमारी मार्केट वैल्यू गिराने के लगातार प्रयास हैं हिंडनबर्ग के द्वारा। नया आरोप इस बीच में यह है हिंडनबर्ग का कि स्विस बैंक में अदानी के 2600 करोड़ फ्रीज हैं। यह नया आरोप है हिंडनबर्ग का, और इसी का जवाब दिया है अदानी समूह ने, यह कहते हुए कि हमारी मार्केट वैल्यू को गिराने का प्रयास किया जा रहा है और ये तमाम दावे जो हिंडनबर्ग कर रहा है ये झूठे हैं, ये गलत हैं। हिंडनबर्ग रिसर्च ने ये नई बात कही है, ये नया आरोप लगाया है। आशीष कुमार सिंह हमारे सहयोगी फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, वो हिंडनबर्ग के इन आरोपों के बारे में और अदानी ग्रुप के जवाब के बारे में विस्तार से बताने जा रहे हैं। आशीष, देखिए, हिंडनबर्ग ने ये एक बड़ा आरोप कल लगाया है कि तकरीबन 310 मिलियन यूएस डॉलर्स के करीब की जो रकम है वो स्विस अथॉरिटीज ने मल्टीपल बैंक्स में फ्रीज की है। मामला 2021 के करीब का बताया जा रहा है, अडानी ग्रुप से रिलेटेड सेवरल ट्रांजैक्शंस को लेकर के। इस पर अडानी ग्रुप ने बाकायदा सफाई दी है। ये बड़ा आरोप लगाया गया था जिस पर अडानी ग्रुप की सफाई आई है कि ना तो किसी भी स्विस अथॉरिटी या कोर्ट्स के किसी भी मामले में अडानी ग्रुप का नाम आया है और ना ही किसी ट्राइब्यूनल या अथॉरिटी की तरफ से उन्हें इस तरह के डायरेक्शंस दिए गए हैं। और ये स्पष्ट किया गया है अडानी की तरफ से अपनी सफाई में कि इस तरह के आरोप हिंडनबर्ग की तरफ से पूरी तरह से बेबुनियाद है और अडानी ग्रुप से संबंधित किसी भी कंपनी या किसी भी बैंक अकाउंट की ऐसी कोई भी फ्रीजिंग नहीं की गई है। तो ये बड़ा आरोप लगाया गया था हिंडनबर्ग की तरफ से, जिसको कि अडानी समूह की तरफ से स्पष्ट तौर पर बाकायदा प्रेस विज्ञप्ति जारी करके उसको पूरी तरह से खारिज किया गया है। शुक्रिया आपका आशीष। तो ये बड़ी खबर, अदानी ग्रुप पर हिंडनबर्ग का नया आरोप कि उनके 2600 करोड़ स्विस बैंक में फ्रीज हैं, इसको पूरी तरह से खारिज कर दिया है अदानी समूह ने, यह कहते हुए कि उनकी मार्केट वैल्यू को गिराने के प्रयास हैं।